Welcome back to Khan Education. So as you know, this is the series of chemistry from basic to advanced. So according to my series, I am going to proceed the further topics of chemistry. So in previous class, you have learned about the concept of Dalton's atomic theory, and now in this class I am going to tell you about the atoms, what is atoms, or the definition of atom, and the basic concept related to atom. And I also tell you today about the fundamental particles, which is electron, proton and neutron. So join this channel if you not subscribe and like my channel yet. So like and subscribe my channel so that you can get benefit. So now I'm going to start. So see here, atom. So here you can see what is atom. So atom क्या है, पिछली क्लास में इन प्रीवियस क्लास वी हैव सीन दैट एटम इज़ द फंडामेंटल पार्टिकल. एटम क्या था, एक फंडामेंटल पार्टिकल था जिससे जितने मैटर है बने हुए हैं. लेकिन बाद में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को देखा था और उसके कुछ पॉस्टुलेट देखा, जिसमें से देयर आर सम पॉस्टुलेट विच आर रॉन्ग, जो कि कुछ गलत थे. इसका ड्रॉबैक मैंने बताया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, आइसोटोप्स के बारे में, आइसोबार के बारे में. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, देयर आर सम थ्योरीज ऑफ the postulates of the Daltons is totally wrong. And according to Daltons, atom is the indivisible particle, but now we know that there are fundamental particles which also exist, which is still smaller than atom, जो कि हम लोग जानते हैं. लेकिन पहले एटम को हम लोग डिफाइन करते हैं. एटम क्या है? एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन element which take part in chemical reaction, यानी जो किसी रासायनिक प्रक्रिया में, रासायनिक प्रोसेस में, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है. which take part in chemical reaction. तो एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है किसी एलिमेंट का. जैसे किसी भी एलिमेंट हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, एक आयरन. ठीक, आयरन एक एलिमेंट है, तो उसमें जो पार्टिकल होंगे, इस पार्टिकल से आयरन बना है, आयरन का एलिमेंट. तो ये जो एक पार्टिकल कहलाएगा, अगर हम एक को हाईलाइट करते हैं यहाँ पे डार्क से, तो ये क्या है? एक एटम है. ठीक है, उसी तरह ये भी क्या है? आयरन का एटम होगा. तो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यानी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है. तो ये था एटम का डिफिनेशन कि एटम क्या होता है. और हम लोग देखेंगे एटम भी जो है अपने से छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी फंडामेंटल्स पार्टिकल्स. कौन कौन है? द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन इज प्रोटॉन, एंड द थर्ड वन इज न्यूट्रॉन. ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिससे खुद एटम बना हुआ है, यानी एटम से भी छोटे ये पार्टिकल है, ये एटम के अंदर होते हैं. तो इन तीनों का पहले हम लोग लोकेशन देखें, किस तरह से एटम के अंदर ये मौजूद होते हैं. बेसिकली जो है अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग मतलब एक्सपेरिमेंट किए गए. तो आफ्टर द सच टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरी, वी विल नो हाउ इज़ द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज़ इन एटम. यानी इन तीनों का जो लोकेशन है एटम के अंदर किस तरह का है. जैसे कि ऐसा कहा जाता है, बीच में हो जो आता है एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ एक ऑर्बिट होता है. जैसे कि हम लोग सोलर सिस्टम में देखते हैं. सोलर सिस्टम में क्या होता है? इन सोलर सिस्टम का जो मॉडल होता है उसमें क्या होता है? बीच में क्या होता है? एक सन होता है और इसके चारों तरफ एक पाथ होता है ना, ऑर्बिट इसको कहते हैं. उस ऑर्बिट में क्या होते हैं? एग्जाम्पल का हम सिर्फ अर्थ को लेते हैं. तो अर्थ जैसे जितने भी सेलेस्टियल बॉडी यानी प्लैनेट्स हैं, वो क्या है? रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना, टुवर्ड्स द सन. यानी सन के चारों तरफ वो क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, अर्थ हो या अदर प्लैनेट्स हो. तो बीच में सन होता है सेंटर में, है ना, सोलर सिस्टम में, और उसके चारों तरफ एक पाथ होता है जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं. इस ऑर्बिट में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं. उसी तरह से ये जो मॉडल दिया गया था जिसमें कहा था
कि न्यूक्लियस होता है एटम के सेंटर में लाइक सन इन सोलर सिस्टम। तो न्यूक्लियस के मॉडल में क्या कहा था कि एटम के सेंटर में क्या है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। और उसके चारों तरफ जैसे सोलर सिस्टम में अर्थ है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। और ये एक पाथ होता है जिसको ऑर्बिट कहते हैं, और यहाँ इसका नाम दिया जाता है शेल। इस ऑर्बिट को क्या कहा जाता है, शेल। तो लाइक सोलर सिस्टम न्यूक्लियस यानी एटम का जो मॉडल था जिसमें बीच में न्यूक्लियस होता है, और इसी तरह इसमें जैसे कि सन और अर्थ के बीच में ये सब जो स्पेस होता है ये खाली होता है, वैक्यूम होता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के अंदर जो है काफ़ी जगह जो है खाली होता है, ये सब जो जगह स्पेस है ये ब्लैंक होता है ना, ये क्या है, ब्लैंक स्पेस इनसाइड एन एटम। यानी एटम का मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, यानी एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो खाली होता है, बस बीच में जो होता है हाईली डेंस पार्टिकल यानी होता है न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट, कहाँ, इनसाइड न्यूक्लियस, वो कहाँ मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इसको याद रखना। और इलेक्ट्रॉन का लोकेशन, और इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस लाइक सन अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन सोलर सिस्टम। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, ठीक है, ये याद रखना। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और यह हाईली न्यूक्लियर फोर्स जो हाईली स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। नेचर में 4 तरह के फोर्स पाए जाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको कहते हैं, और चौथा है न्यूक्लियर फोर्स। ये चारों फोर्स हैं जिसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। इसी फोर्स की वजह से ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है आपस में बाइंड रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बॉन्डेड टुगेदर इन द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर रह पाते हैं किसके वजह से, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, ठीक है। और ये न्यूक्लियर फोर्स में एक डीमेरिट्स कह सकते हैं क्या है कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के लिए लगता है। ये जो लागू होता है तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर का न्यूक्लियर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर लगता है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये लगता है ना। ड्यू टू दिस फोर्स, जैसे पूछे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर किस फोर्स की वजह से रहता है, तो क्या जवाब है, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का जो कि न्यूक्लियस के अंदर लगता है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स को लगने के लिए एक क्या है कि डिस्टेंस जो होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए, ना के बराबर। अब डिस्टेंस कम तो क्या सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में नहीं, उससे भी छोटा डिस्टेंस जो होगा फॉर एप्लीकेबल ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, डिस्टेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी इन फर्मी। किस में होगा, फर्मी में। फर्मी समझते क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 10 पावर 15 फर्मी, यानी बहुत छोटा। 10 पे पावर 15 फर्मी जब मिलेगा तो 1 मीटर के बराबर, या इसका अपोजिट कहेंगे 1 फर्मी बराबर होता है 10 पावर -15 मीटर, ठीक है। यानी 1 मीटर को 10 पे पावर 15 भाग में बांटेंगे तब जाके उसमें जो एक भाग आएगा वो फर्मी कहलाएगा, यानी बहुत छोटा। सोच सकते हैं कितना छोटा है। 1 सेंटीमीटर में 10 पावर -2 मीटर होता है, यानी 1 मीटर को जब 100 भाग में बांटेंगे तो 1 भाग सेंटीमीटर होता है, वो इतना छोटा है। और इसको तो 10 पावर 15 भाग में बांटना, तो मतलब करोड़ से भी करोड़, उससे भी ज़्यादा। तो एक फर्मी यानी इतने छोटे डिस्टेंस में ये फोर्स एप्लीकेबल होता है जो कि एग्जिस्ट करता है कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर। तो इस तरह से हम लोगों ने ये इसका लोकेशन समझा। अब आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में कुछ फैक्ट्स देखेंगे। तो हम लोग इन तीनों के बारे में क्लासिफिकेशन समझते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के चार्ज के बारे में समझेंगे, उसका चार्ज क्या होता है, व्हाट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो देखेंगे चार्ज समझेंगे और मास, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पार्टिकल देखते हैं किसके बारे में बात किया जा रहा है। तो हम लोग पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है, बहुत छोटा मास है।
9.1 इंटू 10⁻³ kg, और चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सी SI यूनिट है चार्ज का, सी क्या है, कूलम है। दिस इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे मास का होता है यूनिट kg, उसी तरह चार्ज को हम लोग कूलम में मेजर करते हैं, सी। ये माइनस में होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमेशा याद रखना माइनस में। इलेक्ट्रॉन इज ए निगेटिव चार्ज पार्टिकल, यानी इस पर चार्ज निगेटिव होता है। उस तरह प्रोटॉन का देखेंगे, ठीक है। प्रोटॉन में क्या होता है, मास 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, ठीक है, -27 kg। और चार्ज इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू जो होता है, सेम एज इलेक्ट्रॉन, वैल्यू सेम होता है लेकिन नेचर अलग होता है। बस इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होता है, प्रोटॉन पे प्लस में, ठीक है। और न्यूट्रॉन का बात करें, न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता लेकिन उसका मास होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस स्लाइटली ग्रेटर मास होता है न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, यहाँ 2 है यहाँ 4 है। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे जो लाइटेस्ट है इन तीनों में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। 9.1 इंटू 10⁻³ यहाँ -27 में है, तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है इलेक्ट्रॉन का मास। चार्ज में बात की जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगभग सिमिलर है, मतलब मैग्नीट्यूड में सेम है, बस नेचर अलग है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, लेकिन वैल्यू दोनों का सेम है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ज़ीरो, ठीक है। और इन तीनों का डिस्कवरी का बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी था, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था जे थॉमसन ने, जे थॉमसन, ठीक है। उसी तरह प्रोटॉन के बारे में बताया था गोल्डस्टेन ने। इन द सेम वे न्यूट्रॉन के बारे में बताया था जेम्स चैडविक, ठीक है। ये तो था इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, और उनके डिस्कवरी यानी किसने किया था। अब हम लोग देखेंगे एक वर्ड आता है रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास, इसको समझेंगे। व्हाट इज रिलेटिव चार्ज एंड रिलेटिव मास। तो पार्टिकल हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। रिलेटिव जब भी वर्ड आता तो किसी से कंपेयर किया जाता है, ठीक है, यानी किसी से कंपेयर होगा। यहाँ कंपैरिजन जो किया था प्रोटॉन से किया था, इसको याद रखना। रिलेटिव चार्ज, तीसरा चीज़ हम लोग देखेंगे रिलेटिव मास, यहाँ कंपैरिजन होगा प्रोटॉन से। तो रिलेटिव चार्ज जब भी निकलेगा या रिलेटिव मास तो किससे कंपेयर करना है, प्रोटॉन से। हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानते हैं कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का भी सेम होता है। तो जब भी रिलेटिव निकलेगा तो किससे कंपेयर करना है, प्रोटॉन से। तो इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव चार्ज होगा क्या होगा, ऊपर में लिखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन से कंपेयर करना है। तो क्या आएगा, दोनों का चार्ज का वैल्यू सेम है, बस इस पे माइनस में, इसमें प्लस में। तो कोई चीज़ अगर मान ली इसका x है वैल्यू, तो इसका भी x होगा, क्योंकि दोनों पे 1.6 इंटू 10⁻19 होगा। नीचे भी 1.6 इंटू 10⁻19 कट के 1 हो जाएगा, लेकिन बस फ़र्क है ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस प्लस -1 आ जाएगा, ठीक है। उस तरह से प्रोटॉन का प्रोटॉन ही से जब कंपेयर करेंगे तो x डिवाइड बाई x, यानी सेम नंबर को सेम से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका क्या आएगा, +1, यानी प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज जब उसी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा प्लस में। लेकिन यहाँ माइनस क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है निगेटिव, प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज क्या होगा, न्यूट्रॉन का 0 होगा बेटा प्रोटॉन का चार्ज, तो 0 बाई समथिंग 0 हो जाएगा, है ना। ये हो गया रिलेटिव। उस तरह से मास में जब देखेंगे रिलेटिव मास, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है कैसे लिखेगा रिलेटिव में, तो ऊपर लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, इलेक्ट्रॉन को बता रहा है। इस तरह से मास ऑफ पी मतलब प्रोटॉन लिख देते हैं शॉर्ट में। तो इलेक्ट्रॉन का मास जब ऊपर लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg बटा मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻27 kg, तो क्या आएगा, लगभग आता है 1/1837, क्योंकि हम लोग जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो नीचे में वैल्यू बचेगा। तो ये बता रहा है
1/1837, यानी जो प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास से 1837 गुना कम है, या कह सकते उल्टा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स मोर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज़्यादा है, या फिर इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से 1837 गुना कम है। यानी अगर बोला जाए एक प्रोटॉन लिया जाए और उसको 1837 भाग में बांटा जाए, एक प्रोटॉन को छोटे छोटे भाग में 1837 भाग में बांटा जाए, तो ये एक पार्ट कहलाएगा, वो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, यानी इतना छोटा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये रिलेटिव मास था इलेक्ट्रॉन का। तरह प्रोटॉन को जब उसी से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन बटा मास ऑफ प्रोटॉन 1। उस तरह से न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भी मास लगभग सिमिलर था, 1.672, यहाँ 1.674, तो लगभग इसमें भी 1 ही आएगा। तो इसमें यानी हमने रिलेटिव चार्ज देखा। रिलेटिव चार्ज किससे निकलता है, किससे कंपेयर करना है, प्रोटॉन से। यानी चार्ज जब भी रिलेटिव बोले तो जिस चीज़ का निकालना है उसका ऊपर लिखना है बटा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और अगर मास बोले तो मास ऑफ जिसका निकालना है उसका ऊपर बटा मास ऑफ प्रोटॉन। ये इस तरह से रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास निकलता है। तो रिलेटिव चार्ज आया इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन का तो 0 होगा। जैसे रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का है 1/1837, प्रोटॉन का 1 और न्यूट्रॉन का 1। तो इस तरह से हम लोगों ने एटम्स के बारे में जाना और उसके इनसाइड फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में डील किया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।